हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स टॉनिक पर। यहाँ पर आपको मिलेगी साइंस और मैथ्स से रिलेटेड सारी वीडियोस जो मेनली क्लास 9 टू 12 और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए की होगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स स्टार्ट स्टडी। हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की थी। उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल और बोहर मॉडल को समझा था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या होती है, जो न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स की संख्या होती है, उसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहलाती हैं। और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल जेड। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या। अब आप देखिए यहाँ पे नाभिक जो होता है ये पूरा एटम है। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन आपको सरफेस पे यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। सिंपल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। एक बात ध्यान रखना कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। न्यूट्रॉन से कोई खास मतलब नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ओके, अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या को हम बोल सकते हैं मास नंबर बोल सकते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो परमाणु क्रमांक होते हैं, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन दोनों का सम होता है, वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। अब अगर आपको मास नंबर गिवन है ए और प्रोटॉन्स आपको गिवन है, प्रोटॉन्स आपको पता है और मास नंबर गिवन है, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए माइनस पी मतलब मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर एटॉमिक नंबर भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। बात आई समझ में, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु का सांकेतिक प्रदर्शन, या इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु का प्रतीक होता है, सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जेड होता है, वो पता ही आपको, एटॉमिक नंबर होता है, और ए होता है वो मास नंबर होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जेड एक्स ए। जेड ये एक्स, ये सिंबल है परमाणु को रिप्रेजेंट करने का। ये एटॉमिक नंबर हो गया, और ये आपका होगा मास नंबर। इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दे रखा है हमें 92 यूरेनियम 92 235। इसको येलो केक भी बोलते हैं। ठीक है, यूरेनियम का ये रेडियो एक्टिव तत्व है, और इसको बोलते हैं येलो केक। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इसका काफ़ी यूज़ होता है, यूरेनियम 235 का। इसमें हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो आपको पता है ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 92। अच्छा, प्रोटॉन जो होता है ये न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं दे रखा, न प्लस दे रखा है न माइनस, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो न्यूट्रल है, ये एटम न्यूट्रल है। इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होगी, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 92। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर यहाँ पे दे रखा है हमें, मास नंबर कितना दिया हुआ है, मास नंबर टोटल ऊपर दे रखा है 235, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 92, यहाँ पे आ गया 143, आंसर आ गया। इसमें एक चीज़ आप और भी समझ सकते हैं कि ये एक्स है, नीचे जेड होता है, जेड को आप पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऊपर होता है ए मास नंबर, जिसको आप बोल सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब आपको पता है बच्चों, प्रोटॉन आपको 92 दे रखा है, प्रोटॉन 92 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 92 होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है एटम। और उसके बाद हमें n निकालना होगा, तो इस पूरे p प्लस एन में से इस p को माइनस कर दूंगा तो n आ जाएगा। तो p प्लस एन 235, उसमें से 92 माइनस करूँगा, 235 माइनस 92 तो 143 रहेगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 56 बेरिलियम 138 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो सेम है, नीचे एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 56। अब ये न्यूट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 56 होंगे, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर।
ठीक है। और न्यूट्रॉन्स निकालने का हमें तरीका पता है कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, 138 में से 56 घटा दो तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। या फिर आप मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी माइनस कर सकते हो, तो 82 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा m में 3 इलेक्ट्रॉन है। m जो आपको कक्षा दे रखी है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है एवं इसके नाभिक में 14 न्यूट्रॉन है। तो परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या और द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स की संख्या निकालेंगे। प्रोटॉन्स की संख्या तभी तो हम द्रव्यमान संख्या निकाल पाएंगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू p प्लस n, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स की संख्या निकालते हैं। प्रोटॉन्स की संख्या निकालने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि कक्षा की बात कर रखी है। तो कक्षा में आपको दे रखा है m में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पहले k और l वो फिल हैं, वो कम्प्लीटली फिल हैं। तो बाह्यतम कक्षा m में इलेक्ट्रॉन है 3। परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो k प्लस l प्लस m। k कम्प्लीटली फिल होगा 2, l में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और m में हमें दे रखा है कि 3 इलेक्ट्रॉन है। m में इलेक्ट्रॉन वैसे 18 हो सकते हैं, 18। आपको पता होगा फॉर्मूला 2n²। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो अगर m में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो 18 होंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2n²। और m का जो कक्षा होती है उसका नंबर होता है 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 2 जा 18। लेकिन ये बोल रहा है m में 3 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे m की जगह यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 + 8 + 3 13 हो गया। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आगे। अब आपको पता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। तो प्रोटॉन्स की संख्या भी 13 हो गई। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। अब मास नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास नंबर निकालने के लिए हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या का योग चाहिए। प्रोटॉन्स हमारे पास 13 है, न्यूट्रॉन्स हमें गिवन है। यहाँ पे आप देखिए न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये आपको गिवन ही होंगे, तो 14 दे रखे हैं। तो 14 + 13 27। अब हम इसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। तो रिप्रेजेंट करेंगे तो 13, यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 13। ऊपर मास नंबर कितना है, 27। तो ये जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मास नंबर कुछ भी पूछा हो तो आप बता सकते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन भी हो तो कर सकते हैं। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनते हैं। नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, धनायन बनेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा उस पर, आवेश क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर। नेगेटिव अगर चीज़ जाएगी एटम्स पे और तो क्या हो जाएगा, वो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उस पर धनावेश आ जाएगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। धनायन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने के लिए जो परमाणु क्रमांक है हमारा नीचे वाला एटॉमिक नंबर, उसमें हम क्या करेंगे, आवेश को घटा देते हैं। क्योंकि धनायन है तो धनायन देखिए आप 11Na+, तो ये धनायन है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए, 11। लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन का +1 है, मतलब ठीक है। +2 दिया होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रखा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब यही तो होता है, प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे कितने होने चाहिए, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11 - 1, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे त्याग रखा है, ठीक है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु क्रमांक में आवेश का योग कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, देखिए 17 क्लोरीन, यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है, में इलेक्ट्रॉन बताना है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। जब गेन कर रखा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, लेकिन 1 ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया हुआ है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल, अणु की। जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक सहयोग करते हैं तो उसे अणु का निर्माण होता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक क्या परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में रासायनिक संयोग करेंगे, केमिकल कंपोजिशन होगा उनमें, तो अणु का निर्माण होगा। अणु पदार्थ की वह इकाई है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकती है। परमाणु में मैंने आपको बताया था कि परमाणु का जस्ट अपोजिट होता है वो अणु होता है, क्योंकि परमाणु जो है
वो पदार्थ की वो इकाई है जो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकती लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। ठीक है ना, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहती। अणु है वो स्वतंत्र अस्तित्व में भाग लेता है, स्वतंत्र अस्तित्व में होता है। तो एटम्स का जस्ट अपोजिट है, एटम स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और अणु है वो स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है और लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो एक एटम्स को आप क्लियर रखोगे तो उसका अपोजिट अणु हो जाएगा। देखिए H2, O2, N2, Cl2, F2, Br2, ब्रोमीन, आयोडीन I2, O3 ओजोन, H2O वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे हार्ड एसिड है ये। ठीक है, CO2, CO, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, अणु है। अणु में यहाँ तो समझ आता है कि सर ये एटम है, हाइड्रोजन एटम मिलके, हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलके हमें अणु मिल गया, 2 तत्व मिले हाइड्रोजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 तत्व है N2, यहाँ पे फ्लोरीन के, यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पे जो संयोग हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है, हाइड्रोजन के 2 मिल रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 तत्व मिल रहा है। तो आपको लगेगा कि ये यौगिक हो गया है। तो यौगिक भी अणु होते हैं। ठीक है, अणु 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या तो तत्वों का योग हो, एक ही प्रकार के तत्वों का योग हो, या अलग अलग प्रकार के तत्वों के योग से भी, जिनको हम बोल सकते हैं यौगिक, से भी क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। अणु का विभाजन देखिए, तत्व के अणु, ये जो स्टार्टिंग में ये जो दे रखा है, जो एक ही तत्व से बने हुए हैं O3 तक, वो सब क्या हो जाएंगे, आपके पास तत्व के अणु हो जाएंगे, और बाकी के जो हैं वो यौगिक के अणु हो जाएंगे। तत्व के अणु में देखो, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बना अणु तत्व का अणु होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ होना चाहिए, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होने चाहिए, जैसे H2, O2, I2, Br2, Cl2 एक्सेट्रा। यौगिक के अणु भिन्न भिन्न परमाणुओं के सहयोग से बना होता है, भिन्न भिन्न परमाणुओं के सहयोग, अलग अलग परमाणु के सहयोग से बना होता है वो अणु, वो यौगिक का अणु होता है। जैसे H2O, यहाँ पे H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग परमाणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, ये 3 अणु मिले हैं। तो इस प्रकार से CO, N2O, HNO3, HCl, CaCO3, N2O को ध्यान रखना नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि लाफिंग गैस होती है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस होती है। Na2CO3, NaHCO3, CaO क्विक लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो ये सब होंगे यौगिक के अणु हो गए। उसके बाद बात करते हैं पदार्थ की। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अणु के 2 टाइप्स भी। अब पदार्थ की बात करते हैं, मैटर। प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो, उसका द्रव्यमान होगा तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, और वॉल्यूम और द्रव्यमान दोनों होंगे तो डेंसिटी भी होगा, लेकिन डेंसिटी तो इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं द्रव्यमान और आयतन हो, क्या हो, आयतन हो, वॉल्यूम हो। ठीक है ना, द्रव्यमान और आयतन हो और स्थान घेरती हो, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे पत्थर, पेन, नोटबुक, मेज, बहुत सारी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं। पदार्थों के गुण क्या होते हैं? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। इन अवयवी कणों को परमाणु, अणु या आयन के रूप में रखा जाता है। ये अवयवी जो कण होते हैं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अवयवी कणों से। इन अवयवी कणों को परमाणु या फिर अणु या फिर आयन के रूप में देखा जाता है। ये छोटे छोटे परमाणु मिलकर फिर अणु बनाते हैं, और आयन भी, ये तीनों की एक ही कैटेगरी के हैं, और इनको ये अवयवी कण होते हैं। इनसे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अगर बोल दे तो क्या है? परमाणु है। पदार्थ का प्रत्येक कण सदैव गतिशील रहता है। पदार्थ के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ के कणों के बीच में कौन सा बल लगता है, फोर्स लगता है? इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ओके, अब एक देखिए क्वेश्चन क्या है इस पे। निम्न में से पदार्थ का अभिलक्षण नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्या? द्रव्यमान, आयतन, घनत्व और नन ऑफ दीज। तो द्रव्यमान पदार्थ, बिल्कुल पदार्थ में द्रव्यमान होता ही होता है, और आयतन भी होता है। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आयतन भी आप ऐड कर लेना। मास एंड वॉल्यूम, जिसका मास एंड वॉल्यूम हो और जो स्थान घेरेगी। सिंपल सी बात है, अगर मास है तो स्थान तो ऑक्यूपाई करेगी। तो मास और आयतन, द्रव्यमान और आयतन, और ये दोनों होंगे तो घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। D = m/v में भी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तीनों चीज़ें पदार्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं, तो नन ऑफ दीज हो गया। अब बात करते हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों के मध्य उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ की
मूल 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मूल रूप से वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों से पदार्थ की 2 अवस्थाएं और ज्ञात की, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मूल अवस्थाएं कितनी हैं, तो 3 ही हैं, जो कि मेनली हमें देखने को मिलती हैं। मूल अवस्थाएं, अगर मूल आ जाए मूल अवस्थाएं कितनी हैं, तो 3 बोल लिखो, 3 वाले ऑप्शन पे जाओगे, आप टिक करोगे। और अगर आपको बोल दे कि कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप 5 पे जाओगे। ठीक है ना, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना। मूल अवस्थाएं 3 हैं, लेकिन कुल अवस्थाएं कितनी हैं? 5 हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं बाकी के बारे में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 टाइप्स हो गए, ठोस, द्रव और गैस, और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसके बाद में हम इन पर डिस्कशन इन सब पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है और इसी से रिलेटेड, साइंस और मैथ से रिलेटेड और वीडियोज़ आपको चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।